गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कोशिका की बात की थी और कोशिका को हमने 3 भागों में बांटा था और 3 भाग थे हमारे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए, कोशिका को पढ़ने से पहले हमें 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ पर कोशिका की बात कर रहे हैं और कोशिका में हम जो प्लांट सेल्स है और एनिमल सेल्स है दोनों की बात एक ही जगह करेंगे, इसलिए यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर भी यहाँ पे समझेंगे हम। तो इसलिए 2 बातों पर मैं फोकस करूँगा। पहला कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, वो अंतर बताऊँगा सबसे पहले। फिर दूसरी बात होगी कि कोशिका की बात होगी तो कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय नाम आता है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती है। इन दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इन दोनों के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन दोनों में कुछ अंतर बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, इस प्लांट सेल में इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें लिखेंगे इनमें नहीं पाई जाती। तो देखिए, कोशिका भित्ति, जैसे मैंने ये ऊपर की तरफ ये आवरण बनाया था, तीसरी भी मेम्ब्रेन बनाई थी, ये कोशिका भित्ति है। अगर प्लांट सेल पढ़ेंगे तो कोशिका भित्ति को पढ़ेंगे, अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो उसमें ये एब्सेंट होती है। तो ये पहला अंतर है। दूसरे अंतर की बात करते हैं। इनमें केंद्रक परिधि की ओर होता है। इनमें केंद्रक मध्य में होता है। देखिए, दूसरा जो अंतर है वो है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो केंद्रक लगभग मध्य में रहता है, और अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस परिधि की ओर, ऊपर की ओर खिसक जाता है, क्योंकि इसमें प्लांट सेल के अंदर एक रिक्तिका होती है और रिक्तिका होने के कारण यहाँ पर बड़ी सी रिक्तिका प्रेजेंट रहेगी और उसी कारण ये ऊपर की ओर खिसक जाएगा। ये इसलिए ये दूसरा अंतर माना जाता है इसमें। तीसरा, इनमें लवक पाए जाते हैं। इनमें नहीं पाए जाते। तो प्लांट सेल में लवक पाए जाते हैं, जैसा कि हमने जो क्लासिफाई किया था उसमें लवक लिखा था। तो लवक का मतलब है कि प्लांट सेल के अंदर लवक होगा। एनिमल सेल में कोई लवक नहीं होता, यानी कि वर्णक नहीं होता, पिगमेंट नहीं होता है। तो ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर होगा अब, इनमें सेंट्रो तारकाय का अभाव होता है और इसमें तारकाय सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो चौथा अंतर है कि तारकाई इनमें नहीं पाया जाता और इसमें पाया जाता है, क्योंकि जो सेंट्रोसोम होता है वो एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीज़न में भाग लेता है, सेल डिवीज़न को करवाता है। लेकिन इनकी बात करें तो इसमें तारकाई नहीं पाया जाता है। फिर पांचवें अंतर की बात करें, इनमें बड़ी रिक्तिका, वॉक्यूल्स बोलते हैं रिक्तिका को, पाई जाती है और इनमें रिक्तिका का अभाव या
बहुत छोटी होती है। तो देखिए ये 5 अंतर मुख्य अंतर है, इनको हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। कोशिका भित्ति की प्रेजेंस होगी प्लांट सेल्स के अंदर, इसमें नहीं होगी। इसमें न्यूक्लियस परिधि की ओर होगा, इसमें सेंटर में होगा। इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, प्लास्टिड इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें सेंट्रोसोम का अभाव होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। और रिक्तिका बड़ी होती है, रिक्तिका एब्सेंट होती है या बहुत छोटी होती है। इस तरह से ये अंतर हमें ध्यान में रखना है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में इन अंतरों को छोड़कर जितनी भी चीज़ें वो समान होती है, इसलिए हम इन सभी को एक साथ पढ़ते हैं। प्लांट सेल को अलग से नहीं पढ़ेंगे, एनिमल सेल को अलग से नहीं पढ़ेंगे, यानी कि दोनों को मिक्स में पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई तो आगे आसानी से हम सेल्स को पढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात करेंगे। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के अलावा एक जो चीज़ है ध्यान में रखने वाली वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक होता क्या है, प्रो का मतलब होता है पुराना और कैरियो के मतलब होता है केंद्रक, पुराना केंद्रक, जिसके अंदर पुराना आद्य प्रीमिटिव जो पुराना केंद्रक पाया जाता है, यानी कि जो सबसे पहले इस दुनिया में आए और उनमें जो न्यूक्लियस डेवलप हुआ, उनके लिए जो यूज़ में लिया जाता है वर्ड वो है प्रोकैरियोटिक। पुराने आद्य प्रकार के केंद्रक वाले जीव, उनको प्रोकैरियोटिक की श्रेणी में रखा गया है। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें केंद्रक नया डेवलप प्रकार का होता है, वेल डेवलप होता है, वो यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इनमें केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता, अर्थात वेल डेवलप्ड नहीं होता। और इसकी बात करें तो इनमें केंद्रक वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड का मतलब है कि केंद्रक पूरा होगा, केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो इस तरह से ये पहला अंतर है। दूसरी बात करें, इनमें कोशिकांगों ऑर्गनलेस कोशिकांगों का अभाव होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तारकाय, गोल्जी राइबोसोम नहीं, तारकाय, गोल्जिकाय, लवक, रिक्तिका और इधर लिखेंगे इनमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। फिर तीसरी बात, इम्पोर्टेंट बात कई बार पूछी जाती है, इनमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और इधर इनमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम का प्रकार है।
तो इसके अंदर राइबोसोम पाए जाएंगे, लेकिन कौन से हैं, 70S प्रकार वाले होते हैं और इसमें 80S प्रकार वाले होते हैं। जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तब इनको क्लियर करेंगे कि 70S क्या होता है, 80S क्या होता है। तो ये इसकी तीसरा अंतर है कि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। चौथी बात करें इसमें 4th पॉइंट की, इनमें सेल डिवीजन असूत्री विभाजन के द्वारा होगा। और इनकी बात करें तो इनमें सेल डिवीजन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो देखिए ये 4 अंतर बताए हैं। 4 अंतर में पहला है केंद्रक है, वो वेल डेवलप नहीं होता, इसमें डेवलप होता है। इनमें कोशिकांग है, कौन कौन से कोशिकांग, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय, गोल्जिकाय, रिक्तकाय, इन सब का अभाव होता है। इनमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम होता है, 80S राइबोसोम होता है। इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। एग्जाम्पल है इनके, जैसे इनके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जीवाणु, नील हरित शैवाल है, युग्लिना है, पैरामीशियम है। ये ऐसे हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं ये। और यूकैरियोट की बात करें तो इनके एग्जाम्पल है सभी जीव जो हमें दिखाई देते हैं, छोटे बड़े जितने भी जीव हैं सभी कौन है, यूकैरियोटिक होते हैं। इस तरह से हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला यह है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होते हैं, और दूसरी बात यह है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो अंतर है वो हमें ध्यान में रखना है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें आगे कोशिका को पढ़ना होगा। तो देखिए अब कोशिका विभाजन की, हमने कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला जो भाग था वो था सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में, यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही प्रेजेंट होती है। और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की और लिपिड की बनी होती है। इसमें क्या होता है, लिपिड की 2 लेयर होती है जिसमें प्रोटीन धसी होती है। फिर बात करते हैं, यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। तो कोशिका को निश्चित आकृति कौन प्रदान करेगी, कोशिका झिल्ली। यह कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों का नियमन करती है, जिसके कारण इसे चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिव परमेबल, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट बात है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कौन होती है, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका के अंदर आने जाने वाले जितने भी जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको ये रोकती है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही अंदर आने देती है, बाहर जाने देती है। तो जिसको ये एंट्री करेगी, जिसको मना कर देगी वो नहीं आएगा।
तो कोशिका में आने जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो सीधे ही इसके अंदर नहीं आ सकते, इसके लिए ये सेलेक्ट करती है और सेलेक्ट करके ही अंदर भेजती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल झिल्ली कहते हैं। इसमें प्रोटीन वाहक की तरह कार्य करती है। प्रोटीन किसकी तरह कार्य करती है? वाहक की तरह कार्य करती है, यानी कि इसके अंदर जो प्रोटीन होती है ये प्रोटीन के चैनल इसके अंदर बने होते हैं, वो चैनल पदार्थों को आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराते हैं, या खुद प्रोटीन उनको लेकर पकड़ के उसके साथ में लेके अंदर कोशिका के अंदर छोड़कर आती है। तो ये प्रोटीन किसकी तरह कार्य करती है? वाहक की तरह कार्य करती है। इस तरह से ये मुख्य मुख्य बातें कोशिका झिल्ली की है, ये हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम के विषय कई बार ये चीज़ें पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है, यह सेलुलोज की बनी होती, इम्पोर्टेंट बात है, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होती है। तो प्रकृति के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, वो सेलुलोज होता है। प्राकृतिक पॉलीसेकेराइड सेलुलोज जो सभी पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, यह पदार्थों के लिए पारगम्य, पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। नेक्स्ट, यह दृढ़ होती है, रिजिड दृढ़ होती है, जो सेल को सुरक्षा प्रदान करती है। तो दृढ़ होती है, सेल को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए सेल वॉल, इस सेल वॉल को हम इस तरह से 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं कि सेल वॉल किसमें किसकी बनी होती है। तो प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में बनी होगी ये सेलुलोज की। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में बनेगी होगी ये पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनमें सेल वॉल पाई जाती है, और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। फिर बात करते हैं कवक की, फंगस की। तो इनमें पाई जाती है ये ग्लूकोसोमीन की। फिर बात करें शैवाल की, तो इनमें पाई जाती है ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें एग्जाम के विषय ध्यान रखनी है कि प्लांट्स के अंदर सेलोज की बनी होती है सेल वॉल, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, कवक के अंदर ग्लूकोसामिन की बनी होती है, और शैवाल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इस तरह से ये सेल वॉल की बात हुई है। सेल वॉल में अगर क्वेश्चन कभी पुटअप किया जाता है तो इतना ही ध्यान रखना है कि किस किस की बनी होती है और ये किस में पाई जाती है। और सेलुलोज के बारे में हमें याद रखना है कि सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति के अंदर पाया जाता है, और सेल वॉल के अंदर कौन होता है? सेलुलोज होता है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल पाई जाएगी वो सेलुलोज की ही पाई जाती है।
तो ये बात हुई, हमें सेल वॉल की बात की अपन ने। अब अपन दूसरे पॉइंट पर चलते हैं और हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा केंद्रक। न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस कोशिका के अंदर, ये रहा न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर लगभग मध्य में पाया जाता है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये परिधि की ओर और एनिमल सेल के अंदर ये लगभग मध्य में होता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है खोज, तो खोज इसकी की रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी, प्लांट सेल के अंदर की थी। यह सेल में लगभग मध्य में होता है, सेल में लगभग मध्य में होता है। इसमें क्रोमेटिन का जाल होता है जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात यह आनुवांशिक पदार्थों का वाहक होता है। तो दोस्तों इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये आनुवांशिक पदार्थों का वाहक होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? जिसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए में हमारी सूचनाएं रहती है और ये सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाती है। यानी कि जितने भी किसी भी व्यक्ति की जितनी भी सूचनाएं हैं, उसके जितने भी बॉडी से संबंधित जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सब किसके अंदर रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और ये क्रोमोसोम के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। फिर अगली बात करें, यह सभी कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रक कंट्रोलर होता है। सभी कोशिकीय क्रियाओं का ये नियंत्रक होता है। नोट लगा के हमको एक बात ध्यान रखनी है, हमें सभी सेल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन आरबीसी को छोड़कर यह सभी में पाया जाता है। कई बार एग्ज़ाम में यहीं से पूछ लिया जाता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें, केंद्रक। केंद्रक के ऊपर केंद्रक आवरण होता है जिसमें पदार्थों के आवागमन के लिए छिद्र होते हैं। अर्थात यह दोहरी झिल्ली से परिबद्ध आवरण है, परिबद्ध कोशिकांग है। तो देखिए ये न्यूक्लियस रहा और न्यूक्लियस में इसके ऊपर ये एक आवरण होता है। तो ये आवरण में बीच बीच में से जगह होती है, पोर्स होते हैं, और ये जगह पोर्स है जो यही इसके अंदर जाने के लिए, आवागमन के लिए, पदार्थों के आवागमन के लिए ये रास्ता उपलब्ध कराते हैं। तो केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी और ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है।
इस तरह से हमें ये मुख्य मुख्य बात याद रखनी है। फिर इस केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। केंद्रक में केंद्रिका, केंद्रक में क्या होती है? केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, ये रहा न्यूक्लियोलस। केंद्रिका उपस्थित होती है जो आरएनए का निर्माण, जो आरएनए का निर्माण, कौन से आरएनए? टी आरएनए और आरआरएनए, इन दोनों का निर्माण करती है। तो केंद्र के अंदर केंद्रिका होती है जो आरएनए का निर्माण करती है। एमआरएनए को छोड़कर टीआरएनए और आरआरएनए है वो केंद्रिका के अंदर बनते हैं और यहाँ से बनकर वो बाहर आ जाते हैं। फिर लास्ट बात, केंद्रिका की खोज, केंद्रिका की खोज की थी फोंटोना। केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटोना ने की थी। तो केंद्रक के अंदर से मुख्य मुख्य ये बातें हमने देखी है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, ये हमें याद रखनी है। फिर उसके बाद में सेल में लगभग ये मध्य में होता है, क्रोमेटिन का जाल होता है इसके अंदर, और क्रोमेटिन के जाल के अंदर गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र क्या करते हैं? आनुवंशिक पदार्थों का वाहक होते हैं। इसलिए हम इसको केंद्र को क्या बोल सकते हैं? आनुवंशिक पदार्थों का वाहक करने वाला कोशिकांग। तो ये सभी कोशिका क्रियाओं का नियंत्रक होता है। तो कंट्रोलर होता है ये पूरी सेल्स के अंदर, जो कंट्रोलर का काम है, यानी कि सीपीयू है इसका न्यूक्लियस, सभी कोशिका क्रियाओं का नियंत्रक होता है। आरबीसी को छोड़कर ये सभी कोशिकाओं में लगभग पाया जाता है, सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी में, अमेच्योर आरबीसी में तो होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। केंद्र के ऊपर केंद्र का आवरण होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि केंद्रक दोहरी से झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। इसके अंदर पोर्स होते हैं और पोर्स आवागमन के लिए ये सुगम रास्ता उपलब्ध करवाते हैं। फिर हमने न्यूक्लियस की बात की, केंद्रिका की बात की। ये केंद्रक में केंद्रिका प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है? ये आरआरएनए का निर्माण करती है, टीआरएनए का निर्माण करती है, यानी कि ये केंद्रक में कुछ ऐसे काम करती है। केंद्र के अंदर केंद्रक का भी कंट्रोलर की तरह काम करती है ये। तो ये हमें याद रखना है। इसकी खोज को किसने की? फोंटोना ने की। इस तरह से हमें केंद्रक की कुछ बातें याद रखनी है। आनुवंशिक पदार्थों की बात की थी हमने, तो आनुवंशिक पदार्थों में इसमें गुणसूत्र होते हैं। तो बच्चों याद रखें, गुणसूत्र क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए बने होते हैं जीन के बने होते हैं, और जीन में होते हैं एलील। तो गुणसूत्र होते हैं। और अगर मानव की बात करें तो मानव में कितने हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी। 23 जोड़ी क्या होते हैं? मानव के अंदर गुणसूत्र होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है, तो संख्या पूछे तो 46 हो गई, अगर जोड़े में रहे तो 23 जोड़ी हो गए। और 23 जोड़ी को भी अगर हम क्लासीफाई करें तो हम कर सकते हैं 23 जोड़ी को 22 जोड़ी तो होते हैं कायिक, और एक जोड़ी होते हैं जो XX के रूप में या XY के रूप में होते हैं, ये होते हैं लैंगिक गुणसूत्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो कायिक गुणसूत्र पूछा है और बच्चे ये नहीं सोचते कि पूछा क्या है, वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 46 या 23 जोड़ी। तो ये याद रखना है कि वो लैंगिक पूछ रहे हैं या कायिक पूछ रहे हैं। अगर कायिक यानी कि हमारे देह को बनाने वाले गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 44 यानी कि 22 पेयर, 22 जोड़ी यानी कि 44। और अगर लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो एक जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र होते हैं जो XX होते हैं और या XY होते हैं। XX होते हैं वो स्त्री में होते हैं, महिला में होते हैं, और XY पुरुष में। इस तरह से ये गुणसूत्र होते हैं वो किस में होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओके, तो ये हमने 2 पॉइंट क्लियर किए आज। पहला है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात की, और दूसरा न्यूक्लियस की बात की हमने। एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहीं से क्वेश्चन आते हैं, अगर तो हम यहाँ से क्वेश्चन कोई गलत ना हो, ये चीज़ हमने जो भी पढ़ाया है वो आपके क्लियर हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की, जो जिसके अंदर तीसरा पॉइंट हमने जो बनाया था वो था साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ये पड़ी हुई है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कोशिकांग है। तो कोशिकांगों की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए धन्यवाद।